हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज की डेट की तो 1 फरवरी है और 1 फरवरी के साथ ही आज यूपीएससी के द्वारा 2023 का जो प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया जाएगा। 2023 के प्रीलिम्स के नोटिफिकेशन के साथ ही स्टूडेंट्स आपको अपनी प्रिपरेशन को और भी कंसोलिडेट वे में और भी मोर रिग्रियस वे में आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि आप मैक्सिमम गेन कर सको और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। क्योंकि अगर आपने कम्प्लीटली 1 ईयर हार्डवर्क किया है तो उसको साकार करने का जो समय है वो आ चुका है स्टूडेंट्स। तो रीड एंड रिवीजन और इसके साथ साथ कि समय समय पे जो क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है ये कॉन्सेप्ट आपको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जो भी आप रीड करो उसको टाइमली वे में रिवाइज ज़रूर कीजिए और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कंटिन्यू अगर हार्डवर्क करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम को जो क्रैक करने का या प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा जो टफ़ कंपटीशन है प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को जो क्रैक करना आपके लिए इजी होगा, आप उसको क्रैक कर पाओगे क्योंकि बेसिक जो बुक्स हैं उनका ही रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। कि स्टैटिक पार्ट को अगर आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखोगे और अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको कंटिन्यू रिवाइज करोगे तो आप अपने एग्ज़ाम का जो क्रैक करने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे है उसे कल रिलीज़ किया गया है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उसके अंडर में इस जो इकोनॉमी सर्वे है उसको प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की गाइडेंस के अंदर में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की, ये हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर अगर कोई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा प्रपोज की गई है, कोई इम्पोर्टेंट डाटा है, कोई ग्राफ है। क्योंकि हर साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इकोनॉमी सर्वे से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे बेस आपको क्वेश्चंस ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे को अगर आपको रीड करना है, अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे को रीड करना है तो पेज बाय पेज मत रीड करना, पेज बाय पेज नहीं करना। चैप्टर्स के नेम देखना, चैप्टर्स के नेम के बाद में उनका जो इंट्रोडक्शन है उसको रीड करो और कंक्लूजन को रीड करना अगर आपके पास समय है तो। इंट्रोडक्शन को ज़रूर रीड करना, हर एक चैप्टर का अगर आप इंट्रोडक्शन रीड करोगे तो आपको काफ़ी कुछ जो समझने के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, तो इकोनॉमिक सर्वे को अगर आप पेज बाय पेज रीड करोगे तो पेज बाय पेज रीड करोगे तो आपका जो आउटपुट रेशियो है, या अगर हम बात करें कि उससे जो बेनिफिट होने वाला है वो आपको नहीं गेन होगा उतना। क्योंकि पेज बाय पेज रीड करोगे तो आपको अपने जो स्टैटिक सेक्शन है, जैसे आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वो सब भी कवर करने हैं, तो उनको कवर करने का जो समय है वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसलिए पेज बाय पेज ना रीड करके इसको आप जो इंट्रोडक्शन है वो रीड करना। इसके बाद में मार्केट में किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको सही लगता है, उसकी जो समरी होगी उसको आप रीड कर लेना या वीडियोस देख लेना। हम भी आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो अपलोड करेंगे। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इकोनॉमिक सर्वे की, तो इकोनॉमिक सर्वे को हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उनकी गाइडेंस में इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और उन्हीं के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिफोर द यूनियन बजट। अब ये ऐसी कोई प्रथा नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि बिफोर द यूनियन बजट ही इसको प्रेजेंट किया जाएगा। हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब हमारी आज़ादी हमको ग्रांट की गई थी, उसके बाद में स्टूडेंट्स कि हमने जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट को जब रिप्रेजेंट किया जाता था तो दोनों को साथ साथ प्रेजेंट किया जाता था। पहले ऐसा हुआ करता था, बाद में इकोनॉमिक सर्वे को एक दिन पहले प्रेजेंट किया गया। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। जो स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है इस सर्वे के अंदर। यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाता है कि हमारी गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट ईयर्स है उनके अंदर किस तरीके से जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी, फिजिकल डेफिसिट को किस तरीके से रिमूव करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात की जाती है। कुछ सोशल सेक्टर्स भी होते हैं हमारे जो अगर हम बात करें कि जो सोशल इश्यू हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है।
तो उन सबको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। अब इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कुछ चीज़ अगर रिकमेंड की गई है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। गवर्नमेंट या उसके बजट के अंदर इस तरीके से जो मॉडिफिकेशन लाए, कुछ चेंज लाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कोई भी अगर रिकमेंडेशन दी गई है तो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, बजट के अंदर बाइंडिंग नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार इकोनॉमिक सर्वे को 1950-51 के समय प्रेजेंट किया गया। 64 तक इसको बजट के साथ प्रेजेंट किया जाता था। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जो सर्वे है उसको पहले 1 वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट किया जाता था, पर पिछले 10 साल इसको बेसिकली 2 वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट किया गया, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कुछ चैप्टर्स होते थे, वो उनको बेसिकली जिसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की गई है, महात्मा गांधी के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, स्वच्छ भारत स्कीम की बात की गई थी। पिछले कुछ सालों के जो इकोनॉमिक सर्वे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो यूरिया का टू मच यूटिलाइजेशन है उससे रिलेटेड भी एक चैप्टर था 2016 के समय में। तो हर साल कुछ ना कुछ ऐसे आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलते थे, बट फिर से 2021 से इसको 1 वॉल्यूम इसको चेंज किया गया है। और हमारे प्रेजेंटली जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनकी नाम के बारे में आपको पता होना चाहिए, वी वनंता नागेश्वरन उनका नाम है, उनके द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया गया है। तो इकोनॉमिक सर्वे को आप ज़रूर से रीड कीजिए। इसके बारे में इसके जो भी प्रोजेक्शन है, जो भी इसके बारे में डिटेल रिकमेंड की गई है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास देखने के लिए मिलेगी। यहाँ प्रेडिक्ट किया गया है 6% से लेकर 6.5% के आसपास इंडिया की जो जीडीपी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी आने वाले समय के अंदर। ये इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर, फिजिकल डेफिसिट, हर एक सेक्टर से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिकमेंड किया गया है। उनको हम डिटेल में जो हमारे आने वाले इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है पीएम केयर्स फंड के बारे में। पीएम केयर्स फंड आपको पता होगा कि पीएम केयर्स फंड काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर है। इसको पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने से रिलेटेड काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किए थे। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर इस वजह से है कि पीएम केयर फंड को बताया गया है कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको जिस तरीके से एडमिनिस्ट करना है वो नेशनल रिलीफ फंड की थ्रू इसको यहाँ पे ऑपरेट किया जाए, इसको चेक किया जाए। तो अगर हम बात करें पीएम नेशनल रिलीफ फंड की, पहले तो हमें पीएम नेशनल रिलीफ फंड के बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स 1948 का जो समय था, 1948 जब हमारा पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा पीएम नेशनल रिलीफ फंड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बाद में पीएम नेशनल रिलीफ फंड के अंदर में जो पार्टीशन के जो सर्वाइवर थे, जो लोग थे, उन लोगों को, उन माइग्रेटरी पीपल्स को बेसिकली रिलीफ है वो प्रोवाइड की गई थी नेशनल रिलीफ फंड के थ्रू। फिर बाद में स्टूडेंट्स पीएम नेशनल रिलीफ फंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि जो डिजास्टर होते हैं, अर्थक्वेक है या कोई भी सिचुएशन है, कोई ट्रेन का एक्सीडेंट होता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें पीएम को कुछ पैसा है वो ग्रांट करना पड़ता है, तो वो पैसा आपको पीएम नेशनल रिलीफ फंड से ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो एक पीएम नेशनल रिलीफ फंड है जिसको पार्लियामेंट के द्वारा नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। पीएम केयर्स फंड को आपको पता है कि कोविड-19 का जब आउटब्रेक हुआ तो कोविड-19 के आउटब्रेक के समय इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके थ्रू बेसिकली जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड किया जाता है। असिस्टेंस अब किस तरीके से, आप देखिए कि कोविड-19 के समय ऐसे काफ़ी सारे चिल्ड्रंस हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, तो उन चिल्ड्रंस को यहाँ पे एजुकेशन से पर्पज से रिलेटेड जो फेलोशिप है, वो अगर स्कॉलरशिप है जो प्रोवाइड की जाएगी, तो वो पीएम केयर्स फंड के थ्रू यहाँ पे स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे इनिशिएटिव। पीएम केयर्स फंड और पीएम नेशनल रिलीफ फंड है, दोनों को यहाँ पे हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी डोनेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो डोनेशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर नहीं जाता है, वो पीएम केयर्स फंड के अंदर ही यहाँ पे डिपॉजिट होता है। बट यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट वे में रखने के लिए इसको एक पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने की कोशिश की गई थी, जिससे पब्लिक अथॉरिटी अगर डिक्लेयर की जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी फंड को, तो वहाँ पे जो आरटीआई है, अगर आपको आरटीआई है वहाँ पे लगानी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो आपका राइट है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आरटीआई से आप वहाँ से कोई भी जानकारी आपको लेनी है आप वहाँ पे ले सकते हो। अगर स्टूडेंट्स हम आरटीआई की बात करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका ये राइट है, आरटीआई का जो एक कॉन्सेप्ट है, राजस्थान के अंदर एक एनजीओ ऑपरेट करता है, एमकेएसएस, मजदूर किसान शक्ति संगठन।
अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हो और आपको जो भारत दर्शन के लिए लेके जाना हुआ, तो भारत दर्शन के समय यहाँ पे एमकेएसएस के समय भी विजिट करवाते हैं, अगर आपका बैच उस रूट से हुआ तो। एमकेएसएस को बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनजीओ है, और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए इन लोगों के द्वारा काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए गए थे। उसी एमकेएसएस की वजह से हमको, मजदूर किसान शक्ति संगठन की वजह से हमको जो आरटीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है, और गवर्नमेंट के द्वारा आरटीआई लाया गया। तो पीएम केयर्स फंड को यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी डिक्लेयर करने की बात की गई है। पब्लिक अथॉरिटी कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? आरटीआई एक्ट का सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है तो उसको बेसिकली फिर वहाँ पे अपनी जो जानकारी है वो देनी होगी, जो अगर किसी भी सिटीजन के द्वारा जो जानकारी मांगी जाती है। तो ये कुछ पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड और पीएम केयर्स फंड से रिलेटेड इस टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिविलेज मोशन के बारे में। अभी राजस्थान के अंदर जो प्रिविलेज मोशन है, कुछ एमएलए हैं उनके अगेंस्ट में इनिशिएट करने की बात की गई है। हमें फैक्ट्स पता होना चाहिए, पॉलिटिकल बातें हमें पता होने की ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो फैक्ट्स ये है कि प्रिविलेज मोशन बेसिकली कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हो, आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर आप मेंबर होते हो तो आपको कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज हैं। प्रिविलेज ये हैं कि आपका अरेस्ट किया जाएगा, नहीं किया जा सकता नॉर्मल सिटीजन की तरह। आपको अपने, अगर आप जो सदन है, आपका जो हाउस है, उसके अंदर आप कुछ भी बोलते हो तो उसके लिए आपको कोर्ट में प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो प्रिविलेज मोशन ऐसे कुछ स्पेशल प्रिविलेज इनको मिलते हैं। प्रिविलेज मोशन की अगर हम बात करें, आर्टिकल 105 के अंदर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो आपका जो प्रिविलेज जो मिलते हैं वो वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। आर्टिकल अगर हम बात करें 194 के अंदर में है, स्टेट मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के अगर आप मेंबर बनते हो तो वहाँ पे आपको जो प्रिविलेज मोशन है वो वहाँ पे आपके जो प्रिविलेज के जो राइट्स हैं वो वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अगर इन प्रिविलेज राइट्स का अगर ब्रीच आपको देखने के लिए मिलता है तो आपके अगेंस्ट में जो प्रिविलेज मोशन है वो मूव किया जाता है। स्टूडेंट्स, प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, भारत के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं है, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा जो आर्टिकल 105 के अंदर जो प्रिविलेज मोशन है उनको डिफाइन करे, उनको इनेक्ट करने की कोशिश करे। अगर हम बात करें कि ये प्रिविलेज मोशन फिर किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पे स्पीकर या राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है किसी भी स्टेट की, उसके जो स्पीकर हैं उनके द्वारा इसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि यहाँ पे प्रिविलेज का वायलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में अगर प्रिविलेज का वायलेशन हुआ है तो प्रिविलेज कमेटी को सेंड किया जाएगा, और उसके बाद में आपको पनिश किया जा सकता है, आपको एक्सपेल किया जा सकता है हाउस से। हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनको भी यहाँ प्रिविलेज मोशन के चार्ज के ऊपर में एक्सपेल किया गया था इमरजेंसी के समय में, उनके द्वारा जो प्रिविलेज का ब्रीच किया गया। इसके वजह से जो सा कमीशन बना था जो इंक्वायरी करने के लिए कि जो इमरजेंसी के समय में ऐसे क्या क्या मिसकंडक्ट हुए, तो उस सा कमीशन की रिकमेंडेशन पे हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनको एक्सपेल किया गया था ऑन द चार्ज ऑफ प्रिविलेज मोशन का उनके द्वारा ब्रीच किया गया है। तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए, 105 है, 194 स्टेट के लिए है, 105 सेंटर में जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए है। इसके अलावा राज्यसभा का जो चेयरमैन है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो पावरफुल है यहाँ पे डिसाइड करने के लिए प्रिविलेज का ब्रीच हुआ है या नहीं हुआ है। उस कंडक्ट को डिसाइड किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर मीन्स द स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टूडेंट्स, ये प्रिविलेज मोशन के बारे में था। आज का करंट अफेयर के डिस्कशन में प्रिविलेज मोशन को डिस्कस किया, पीएम केयर्स फंड को हमने डिस्कस किया कि इसको कैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड की तरह वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के जो चेयरमैन हैं वो हमारे पीएम होते हैं, दोनों के ही पीएम हैं। पर पीएम केयर्स फंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये इसके मेंबर के रूप में वर्क करते हैं। और 3 और मेंबर हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं पीएम केयर्स फंड के लिए। स्टूडेंट्स, हमने बात किया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उनके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। आज ही हमारा बजट है वो भी प्रेजेंट किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे करंट अफेयर से इसी तरीके से। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक you very much.